हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा मॉक एनालिसिस के ऊपर कि भाई कैसे इसको करना है सो दैट इफेक्टिवली मॉक एनालिसिस करने से हम लोग अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज कर पाएँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक एनालिसिस को कैसे करना है, आइडियल अप्रोच कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता हो सो दैट आप जो अपना पाथ है, जो आपको एक्चुअल में करनी चाहिए चीज़ें, वो आप सही से फॉलो कर पाओ। अभी होता क्या है ना कि पाथ आपको एक हद तक क्लियर है, बट प्रॉब्लम्स जब आते हैं जब आपने मॉक दिया, मॉक में आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील आप करने लगते हो। कई बार VARC में आपको प्रॉब्लम आ गए, कई बार DLR पेपर डिफिकल्ट बन गया, पजल्स आप नहीं बना पाए, या आपने पिक करा आपका वो पजल फंस गया, या QA में आपको लग रहा है यार कॉन्सेप्ट जो हैं वो मेरे भूल रहे हैं, या रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, या जिस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो नहीं आ रहे एग्जाम्स में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब हमारा प्रोसेस हमें पता है कि यार मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट जब स्कोर्स नहीं आ पाते, जब तो आ रहे हैं स्कोर्स तब तो यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोजी पिक्चर हमारे लिए अवेलेबल है, बट जब मार्क्स नहीं आते तो हमें लगता है यार कहीं ना कहीं जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, क्या हमें इसे चेंज करना चाहिए, क्या हम उसी को स्ट्रिक्ट करें। तो क्या एक्चुअल में चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे कर लेनी चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप करूंगा। नीड ऑफ द आवर है कि मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊं, आप उनको फॉलो करो एंड अननेसेसरी जो हमारा टाइम वेस्टेज हो सकता है या ऑलरेडी हो रहा है वो ना हो, एंड जो एफिशिएंटली हमारा टाइम यूजेज होना चाहिए वो हम लोग कर पाएं। ठीक है, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर बूस्टर कोर्स के बारे में बता देता हूँ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप जो रहेगा वो बूस्टर कोर्स है। अगर आप इस स्टेज पे हो कि यार आपको चीज़ें आती हैं बट एग्जाम में आप रेप्लिकेट नहीं कर पाते, आपको लगता है यार ये मुझे आता था, थोड़ा सा एक स्टेप और मिल जाता मैं कर लेता, मेरा स्ट्रेटजी थोड़ा सा बेटर हो जाता मैं कर लेता, मुझे आती हैं चीज़ें बट मैं नहीं कर पा रहा, तो उस केस में बूस्टर जो कोर्स है वो आपके लिए है। क्योंकि बूस्टर कोर्स में हम लोग एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक स्ट्रेटेजाइजिंग करेंगे कि यार कैसे करना है, क्या हमारा प्रोसेस रहना चाहिए मॉक अटेम्प्ट करने का, वो सारी चीज़ें इसमें कवर रहेगी। सो डेफिनेटली आप उसको लुकआउट कर सकते हो। 2 दिन बचे हैं एनरोलमेंट के लिए, नेक्स्ट वीक से क्लासेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर किसी को एनरोल करना होगा डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, वहां से कर सकते हो। अगर मुझसे बात करना है, कुछ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हो, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप वहां पे शेयर करके मुझसे बात भी कर पाओगे। प्लीज़ पहले व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि मैं भी लास्ट डेज है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहूंगा, तो पहले व्हाट्सएप कर देना, जो भी कंसर्न होगा मैं आपको क्लियर करने का जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मॉक एनालिसिस के बारे में कि यार कैसे करें, क्या है क्या ये चीज़, कि कैसे हम इसको इफेक्टिवली करें और कितना टाइम लगना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि यार मैं मॉक तो दे दिया, अब मॉक एनालिसिस में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा आता है व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स आई शुड टेक बिफोर कैट, कितने दूं, कितने मॉक देने से मुझे जो मेरे मार्क्स है ना वो कंफर्म हो जाएगा कि यार हाँ मैं ये वाले परसेंटाइल पे पहुंच जाऊंगा। तीसरा एक और कंसर्न ऐड कर देता हूँ, अभी बोलते बोलते ही मुझे ध्यान में आया कि यार कितना परसेंटाइल मुझे चाहिए होगा ये वाले कॉलेज के लिए। ये बहुत ही गंदा क्वेश्चन है एक्चुअल में। गंदा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन जो वो कर रहे हो। तो कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरा इतना परसेंटाइल जो वो आ जाएगा, नहीं। हमारा टारगेट होता है मैक्सिमाइज द स्कोर्स, तो हम लोग उसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैक्सिमाइज करना ही आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए। ये नहीं कि भैया मुझे इस कॉलेज के लिए इतना परसेंटाइल चाहिए तो मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा, इस कॉलेज के लिए मुझे इतना परसेंटाइल चाहिए तो मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा, ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। न्यू बीस के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं कि यार कितना परसेंटाइल चाहिए होगा मुझे इस कॉलेज के लिए, नहीं, वो हमारा अभी प्राइम फोकस नहीं है। अपने मेन फोकस से हम लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। वो मॉक्स में मार्क्स नहीं आते, वो चलो बात में समझ पाता हूँ, आपकी दुख है आपको कि बॉक्स में मार्क्स नहीं आ पा रहे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वो पहले 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कितने मार्क्स देना चाहिए और एनालिसिस जो है वो कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। बट थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको निकाल दो दिमाग से, आपका ये प्राइम फोकस नहीं है। आपका प्राइम फोकस है कि भैया मुझे मैक्सिमाइज करना है, बताओ मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, और उसके लिए आप हार्डवर्क डालने के लिए रेडी होने चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस टाइम पे आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी मॉक्स शुड आई टेक, कितने दिया जाए भाई, कितना। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं, इस दिन से मॉक स्टार्ट करते हैं, इतने मॉक्स देंगे इतना स्कोर आएगा, तो वैसा वाला सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मत सोचना कि भैया आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स कुछ रहता है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि आप बोल दो यार इतने मॉक देने से स्कोर आएगा ही आएगा। एक नॉर्मल सी बात है यार, कोई जैसे मान लो मैं अपनी ही एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, मैं एक अच्छा शेफ मान लो नहीं हूँ, मैं किसी दिन कुछ बनाने के लिए गया, मुझे प्रोसेस पता था, मैंने बनाया, वो अच्छा बन गया, बट ऐसा मतलब नहीं है कि मेरा हर बार ही अच्छा बनेगा। वही सेम चीज़ है कि यार मैं मॉक देने गया, मुझे नॉलेज था, मे बी मैं एक्चुअल पेपर बिना मॉक दिए दे गया और वो अच्छा चला गया, वो हो सकता है। बट अगर मैं पहले से ही कोई डिश बनाना चाहता हूँ, मैंने पहले उसका प्रैक्टिस करा हुआ है मास्टर शेफ में जाने से पहले, तो मैं उस चीज़ को अच्छा बना पाऊंगा, इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं।
तो इट ऑब्वियसली मीन्स दैट जितने मॉक्स आप ज़्यादा दोगे उतने आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं एक्चुअल पेपर में अच्छा करने के। बट ऐसा भी हो सकता है यार मैं घर से मैगी बना के सीख के गया पूरा अच्छे से कि यार वहाँ जाके अच्छी मैगी बनाऊंगा, मैगी मैंने सीखी, बहुत प्रैक्टिस करा मैगी बनाने का, बट वहाँ पे जाके मैंने गुड़ गोबर कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। बट हमें उस नेगेटिव चीज़ को सोचकर नहीं चलना है, हमें पॉजिटिव चीज़ को सोचकर चलना है कि भाई मैं अपने एंड से जो मेरे हाथ में चीज़ है ना, कि मैं एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम एफर्ट्स अपने एंड से डाल सकता हूँ, प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं स्टिक करूँ, रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसी का आउटकम होगा जो मैं प्रैक्टिस जो है वो आज के दिन में डाल रहा हूँ। तो हमें अपने आप से जो प्रैक्टिस करना है वो मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को रोके रखना, रिजल्ट के बारे में ना सोचना, बट एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा तभी जब हम आज के टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मॉक्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, बट यहीं पे भी गलती आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉक्स को मैक्सिमाइज तो करते हैं कि यार ठीक है यार मॉक देंगे, रोज की रोज एक मॉक देते जाएंगे, बट एनालिसिस में सो रहा है। तो भैया अगर बिना एनालिसिस के आप मॉक देने जा रहे हो तो उसका फायदा क्या है? आपने सीखा ही नहीं, जो आपने गलतियां करी आपने सीखा नहीं। भाई मान लो आप किसी से लड़ाई हुआ आपका, मान लो आप एक फाइटर हो, लड़ाई होता है, तो भैया आपकी लड़ाई हुआ किसी के साथ में, जो आपकी कमियां थी एक किसी फाइट में, सामने वाला जो कंटेंडर था आपके, उसके साथ अगर फाइट हुआ है, कुछ गलतियां आपने करी जिसकी वजह से आपको मार पड़ी बुरी तरह से, बट आपने सीखा नहीं कि भाई मैंने क्या गलतियां करी, और हम लोग अगली फाइट लड़ने जा रहे हैं, तो भाई कैसे सक्सीड कर पाओगे ना? आपको सामने वाले की स्ट्रेंथ्स ही नहीं पता, आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता, तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार मेरे अगले मॉक में मार्क्स आएंगे? मैं तो जो गलती पहले कर रहा था वही गलती कर रहा हूँ। भाई सामने वाला पंच मार रहा है, मुझे शायद बैठना था नीचे, मैं सीख के ही नहीं गया कि भाई मुझे बैठना था, मैं तो फिर से मुंह पे खा रहा हूँ ना, तो वो गलत है, बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। अगर आप विदाउट एनालिसिस मॉक देने जा रहे हो कोई पॉइंट नहीं बनता। हमें मॉक्स को मैक्सिमाइज करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मैं एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा हूँ। एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली का बहुत ज्यादा रोल है एनालिसिस का, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं तीनों सेक्शंस को बाइफर्केशन कर लेते हैं, VARC, DALR, क्वांट्स, तीनों के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे कैसे जो है वो इनका प्रोसेस चलता है एनालिसिस का, और टाइम कितना लग सकता है। सबसे पहली चीज जो बिल्कुल अंडरस्टूड है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, जितने आपके मार्क्स कमा रहे होंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा आपको टाइम लग रहा होगा एनालिसिस करने में, क्योंकि आपको काफी चीजें नहीं आती होंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं या अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, तो आपको बाद में दोबारा करने पड़ेंगे। तो जितने कम मार्क्स आए हैं उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, और जितने आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना आपको कम टाइम जो लगता जाएगा एनालिसिस में, ठीक है ना। VARC, DALR, क्वांट आपने कोई भी मॉक दिया, लेट इट बी आपने आज एक मॉक दिया, ठीक है। अब कई बार आप मॉक जो है वो विंडो वाइज दोगे कि यार विंडो के कुछ दिन के बाद में ही वो स्लॉट ओपन होता है एनालिसिस चेक करने के लिए। कई बार जो है वो विंडो के बाद में आप दे रहे होगे, तो उस केस में आपको इमीडिएटली जैसे ही आपने मॉक खत्म किया आपको पेपर जो है वो रिलीज हो जाता है। दोनों ही केसेस में, चाहे आप विंडो में दे रहे हो चाहे आप विंडो में ना दे रहे हो, VARC सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, मान लो आपने आज मॉक अटेम्प्ट करा, आपने अभी मॉक अटेम्प्ट करा, आप इमीडिएटली मॉक खत्म होने के बाद में VARC को एनालिसिस मत किया करो। रीजन बता देता हूँ क्यों। VARC में आप डबल चेकिंग कर सकते हो अगर आप सही से इस चीज़ को यूज़ करने का ट्राई करते हो। सही से यूज़ करने का मतलब ये है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, मान लो कुछ क्वेश्चंस आए, आपने अटेम्प्ट करे, कुछ आपके लीव हो गए, कुछ अनअटेम्प्टेड रह गए, या कुछ गलत हो गए, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, आप सारे नहीं अटेम्प्ट कर पाए। जो आपने अटेम्प्ट करे, जब आपने एनालिसिस करोगे आपको वो वाले क्वेश्चंस भी दोबारा से सॉल्व करने हैं कि क्या जो मैंने पहले आंसर किया था वो अभी भी आंसर सेम है। ऐसा तो नहीं कि मैं उस टाइम पे 2 दिन पहले मैंने मॉक दिया, मैं कुछ और सोचकर मैंने कोई और ऑप्शन टिक करा था, और अब मैं दोबारा जब सॉल्विंग करने का ट्राई कर रहा हूं तो मैं कुछ और आंसर मार्क कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो अपनी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? 2 दिन पहले मेरे माइंड में कुछ और आ रहा था, 2 दिन बाद मेरे माइंड में कुछ और आ रहा है, मतलब मेरा वे आउट अच्छा नहीं है, मतलब मेरे सोचने का तरीका गलत है, मतलब मुझे अभी स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं अपनी एक्चुअल जो बेसिक चीजें हैं उन पे वर्क करूं। वर्क करने का मतलब क्या है कि यार क्या मेरी ऑप्शन जो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है वो सही है भी या नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरसीज में ऑप्शंस को पिक करते हैं, सही आंसर ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। केबीसी में देखा होगा ना, कोई पर्सन कहता है यार ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी और डी में से आया, चलो 50-50 ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे ना सी लग रहा है, सी पे टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है, भाई साहब नीचे आ जाते हैं। तो वही वाला काम हो जाता है अपने साथ में। हम लोग क्या करते हैं ना, एलिमिनेशन ना करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग एक्चुअल आंसर ढूंढ रहे होते हैं, स्पेशली VARC सेक्शन में, क्योंकि हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना एक अच्छा वे आउट रहता है कि यार ये नहीं हो सकता, ये वेग है, ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गया, ये वाला जो है वो एक्चुअल जो मुद्दे की बात है उससे हट के बात कर रहा है। तो इस तरह से आप जब एलिमिनेशन करोगे आपका जो अप्रोच है वो बेटर होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। बट हम लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, और एनालिसिस के टाइम में हमें दोबारा करना चाहिए। आप एक बार तो पेपर अटेम्प्ट करा,
देन जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो दोबारा से उस चीज़ को अटेम्प्ट करो और चेक करो कि क्या आपने जो पहले आंसर सोचा था और जो आप अब आंसर सोच रहे हो क्या वो दोनों सेम है। अगर तो सेम है, गलत हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। बट 2 दिन पहले मैं कुछ और सोच रहा हूँ, 2 दिन बाद में कुछ और सोच रहा हूँ, तो मतलब मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और वो फोकस करने का बहुत सिंपल वे है भाई, किसी की आपको ज़रूरत नहीं हेल्प की कि कोई आकर मुझे बताए मुझे क्या करना है। आपने कोई भी टेस्ट सीरीज लिया होगा, XYZ कोई भी होगा, उसके एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। एक्सप्लेनेशंस में मोस्टली ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच के ऊपर फोकस किया जाता है। दिखाएगा वो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा कि यार ए अगर आंसर नहीं दिया क्यों नहीं दिया, क्या आपने जो सोचा था वही आंसर उन्होंने भी दिया उसको एलिमिनेट करने के लिए, या आपका सोचने का तरीका अलग था। सिमिलरली BCD अगर आपका सही हुआ तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, VARC में आपका सही होने के बाद में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोबारा ओपन करो, देखो यार मैंने जो टिक करा, जिस बेसिस पे टिक करा, क्या उन्होंने भी वैसी बेसिस पे टिक करा है। अगर तो किया है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल अप हो चुका है। अगर नहीं किया तो उनका भी अप्रोच देखने का ट्राई करो कि यार उन्होंने किस बेसिस पे एलिमिनेट किया। क्योंकि एक बार जब फ्रीक्वेंसी मैच होने लग गया ना कि यार एग्जामिनर का फ्रीक्वेंसी इधर चल रहा है, इधर उसकी गाड़ी चल रही है, अपनी गाड़ी इधर चल रही है, हमें उन दोनों गाड़ियों के बीच का जो डिफरेंस है ना उसको कम करना है। जितना जल्दी वो कम हो जाएगा उतनी जल्दी आपको मार्क्स में कंसिस्टेंसी नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, उतना जल्दी आपके मार्क्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बड़ा जरूरी है। दूसरा जो चीज़ है VARC का अटेम्प्टिंग के बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग जो है वो पहले VA को करते हैं, कुछ लोग जो है वो ओनली RCs को फोकस करते हैं कि यार RCs मेरे लिए ज़्यादा स्कोरिंग है, कुछ कहते हैं VA मेरे लिए ज़्यादा स्कोरिंग है। तो देखो हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए, हमें VA भी करना चाहिए, हमें RCs भी करने चाहिए। डिपेंड इस चीज़ पे करता है, अगर VA ईजी आया है तो ऑब्वियसली आपका VA का अटेम्प्ट बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू RCs। अगर RCs ईजी आए हैं तो आपका RCs का अटेम्प्ट जो है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू VA। बट ऐसा ना हो कि मैं भाई 3 RCs देखा हूँ, मैं चौथा RC तक मेरा पहुंचा नहीं हूं मैं, और मेरे VA पोर्शन मैंने देखा नहीं है, 40 मिनट ओवर हो गए, तो वो बहुत गलत स्ट्रेटजी है। अगर आप एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसा रह जा रहा है जो आप एग्जाम कंडीशन में देख ही नहीं पाए, तो मतलब आपका अटेम्प्ट करने का वे जो है ना वो गलत है। समझ जाओ ये चीज, आपका वे ऑफ अटेम्प्टिंग रॉन्ग है। अगर आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा रह गया जो आप देख ही नहीं पाए, देख के आप छोड़ दो, या आपको डिफिकल्ट लगा, इजी क्वेश्चन था वो आपने छोड़ दिया, वो अलग बात है। हमने एटलीस्ट देखा तो है, हमें चांस तो मिला, मौका तो मिला, बट अगर हमने देखा ही नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत वे है, उसको हम लोग फॉलो अप नहीं कर सकते, उसको सुधारो, बहुत जल्दी सुधारो। सेम चीज़ DLR में अप्लाई होने वाली है, मेरा फेवरेट सेक्शन, हर बारी मैं बोलता हूँ। तो इसमें क्या करना है, देखो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि अपने पास में 4 ही पजल्स जो हैं वो बनेंगे। 5 बन सकते हैं बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द केस लग रहा है मुझे कि 5 बन जाएंगे। 4 बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसमें 4 वाला, 6 वाला और 6 वाला क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। आपने देखा होगा मॉक्स में भी, एक्चुअल पेपर में भी जब आप पिक करोगे आपने देखा होगा यार ये वाले पहले जो 4 वाले हैं ना वो थोड़ा सा इजी बनते हैं एज कम्पेयर टू 6 वाले। जरूरी नहीं है, पहले से दिमाग में मत फिट कर लेना कि भैया जरूर ही 4 वाले इजी बनेंगे, 6 वाले टफ बनेंगे। 6 वाले अच्छे बनेंगे इतना कंफर्म है, बट 4 वाले इजी बन जाएंगे ये जरूरी नहीं है। तो भाई ये चीज बिल्कुल भी दिमाग में पहले से फिट करके मत बैठ जाना कि 4 वाले तो भाई इजी है मैं करूंगा ही करूंगा, नहीं। चांसेस ज़्यादा है कि 4 वाले इजी होंगे, तो हमें ऑब्वियसली उसमें टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना है। और टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि DLR का पेपर वे ऑफ अटेम्प्टिंग क्या रहता है कि आपके पास 40 मिनट है, पेपर ओपन हुआ, पहले चारों के चारों पजल जो है वो देखो कि कौन से जॉनर का आपको पजल जो है वो लग रहा है, क्या है इसमें, कौन से टॉपिक से बेस्ड लग रहा है, क्या रैंडम पजल है, मिसलेनियस टाइप का है, क्या कैसे प्रॉब्लम आपको लग रहे हैं। ट्राई करो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम खींच सकते हो। जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे वो 2 मिनट का टाइम और थोड़ा कम रह जाएगा, 1 से 1.5 मिनट पे पहुंच जाएगा। हमें ऊपर से देखना है, मुझे पूरा रीड नहीं करना है, ऊपर से देखना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने का ट्राई करना है कि क्वेश्चन कितना डिटेल में पूछ रहा है, क्या CBD है, नन ऑफ दीज है, इस तरह की चीजें मुझे देखना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है या छोटा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज, पैसेज का नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज छोटा है बड़ा है, बहुत ज्यादा अंदर का डेटा पूछ लिया नहीं पूछा, बस इतनी चीजें चेक करनी है। पजल पूरा रीड करने नहीं बैठना है, पजल पूरा नहीं रीड कर पाओगे 2 मिनट में, ऊपर से ग्लांस करने का ट्राई करना है। और 2 चीजें, बहुत बार ऐसा होगा कि आप सही पजल पिक कर लोगे जो पहले सॉल्व आपको करना चाहिए, बहुत बार ऐसा हो जाएगा अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने कोई पजल पिक करा, 6-7 मिनट आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में भी आपको एकदम आइडिया नहीं लग रहा है यार क्या है, आप हाथ पैर मार रहे हो इधर उधर कि भैया तैरना नहीं आता है, पानी में हमारी छलांग लग चुकी है, हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पाओगे, तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। उस पजल को लीव करो भाई, 6-7 मिनट दे दिए कोई बात नहीं है, ये रिलेशनशिप जो है ना वो और अच्छा नहीं चल पा रहा, तो बेटर है कि छोड़ दिया जाए, दूसरा पर्सन फाइंड आउट किया जाए, दूसरा पजल फाइंड आउट किया जाए, जो पजल जो है वो आपको हेल्प करेगा अपने स्कोर्स को अचीव करने में। रियल लाइफ में भी यही चीज है, अननेसेसरी हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पर भी वही चीज है, अननेसेसरी हाथ पैर मार के कोई फायदा नहीं। जब हम 6-7 मिनट दे चुके हैं भाई, 40 मिनट का पेपर है, 6 मिनट का मतलब है हमने 15% टाइम अपना दे दिया,
तो भैया 15% टाइम हमने दे दिया अपनी लाइफ के, 15 साल दे दिए, मान लो 100 साल जियोगे, 15 साल आपने दे दिए किसी को, नहीं वर्कआउट हो रहा, छोड़ दो ना। 15% बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने दे दिया, कुछ वर्कआउट हो नहीं रहा, वर्कआउट हो रहा वो अलग बात है, बट वर्कआउट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ना बेस्ट सोल्यूशन होगा, रहता था ना 20 से 22 मिनट खराब कर दो, आधी जिंदगी अपनी खराब कर दो। 40 मिनट की जिंदगी है, 20-22 मिनट आपने खराब कर दी, आधी जिंदगी वो आपने एक पजल में खराब कर दी, तो भाई जिंदगी के बाकी मजे तो ले ही नहीं पाओगे ना, खत्म हो जाएगी कहानी। तो रियल लाइफ की तरह ही है, फाइट अपनी लड़नी पड़ेगी। और दूसरा जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी ईगो पे लेकर मत बैठ जाना कि यार ये तो बन रहा है बना लूंगा यार, 2 मिनट और 3 मिनट और। बहुत सारे पजल्स कई बार ऐसे आते हैं जिसमें केसेस बहुत ज़्यादा चेकिंग होता जा रहा है और आप एक केस और बनाता हूँ शायद बैठ जाए, एक केस और बनाता हूँ शायद बैठ जाए, एक केस और बनाता हूँ, उसके माया जाल में मत फंसना। अगर फंस गए बाहर नहीं आ पाओगे, अटके रह जाओगे। और ट्राई यही करो हर पेपर में कि आप चारों के चारों पजल्स को देख पाओ। ऐसा ना हो कि आप पहला पजल जो सामने आया चलो भाई उसको देख के बैठ गए, वो वाला काम मत करो। इतना बेसिक अप्रोच मत कर दो कि मार्क्स ही ना आ पाए। अप्रोच हमें रखना है एकदम जवान की तरह, भाई मैं भाग रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन देख रहा हूँ कि यार क्या बनेगा नहीं बनेगा, भाग भाग के पेपर करना है आपको। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में बैठे हैं भाई, कर रहे हैं अटेम्प्ट, वो वाला काम से आपका काम जो है ना वो चल नहीं पाएगा। ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। बाकी आपको पहले 2 से 2.5 मिनट का टाइम लेना है, पजल फिगर आउट करने हैं कि यार कोई एक पजल ऐसा मिल जाए मुझे पहले जो मैं डेफिनेटली लग रहा है मुझे मैं बना लूंगा। बने ना बने वो बहुत अलग बात है, बट पहले आपको ढूंढना ये है कि यार ये बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, पहले उसको बनाओ। एक पजल सॉल्व हो जाएगा ना पूरा गेम चेंज हो जाना है। एक पजल सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा यार हाँ अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरा कट ऑफ जो है ना वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मेरा निकल जाएगा कट ऑफ। तो दूसरा तीसरा चौथा पजल जो भी आप पजल अटैक कर रहे हो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो पहला पजल ही पूरा गेम चेंजर है, पहले पजल में अटके रह गए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बाद में सर्वाइव करने में, ठीक है ना। बात करते हैं क्यूए में बात करने के लिए कुछ चीज़ बात कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब वो मॉक देते हैं तो उनके माइंड में आता है यार रिवीजन ना बड़ा मस्त है, मैं तो भूल गया हूँ, मैंने अरिथमेटिक 3 महीने पहले पढ़ा था, 4 महीने पहले मैंने अलजेब्रा पढ़ा था, 2 महीने मुझे ज्योमेट्री पढ़े हो गए, 1.5 महीना मुझे नंबर सिस्टम पढ़ने हो गया, तो और मुझे रिवाइज कर लेना है। तो क्या आप अरिथमेटिक एक दिन में रिवाइज कर सकते हो? क्या आप ज्योमेट्री एक दिन में रिवाइज कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं। आप रिवाइज करने बैठोगे 10-15 दिन फिर से निकल जाएंगे, फिर आप सोचोगे यार 15 दिन पहले मुझे रिवाइज किया था, मुझे दोबारा रिवाइज करना है, ये भूलती रहेंगी चीज़ें। कोई बड़ी बात नहीं है, इस माया जाल में मत फंसना भैया। चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में अगर फंस गए बाहर नहीं आ पाओगे। ये रिवीजन वाला चक्रव्यूह मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा यार, और सबका मैंने बर्बाद होते देखा है, स्कोर नहीं आते स्कोर्स, क्योंकि वो रिवीजन में फंसे रह जाते हैं, मॉक्स दे ही नहीं पाते। मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक नहीं दोगे आप सीख ही नहीं रहे हो यार एक्चुअल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने बहुत बार ये चीज़ बोला, किसी चीज़ को सीखना और उसको अप्लाई करना बहुत फ़र्क है। आप सीख जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब आप अप्लाई करने की बात कर रहे हो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है। तो अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बोलते बोलते एक चीज़ और याद आ गया, बड़ा मोटा कंसर्न है ये लोगों का कि यार मैं एनालिसिस के टाइम में ना, जब जैसे क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं या कहीं पे आपने वीडियो देख लिया, जहाँ मॉक टेस्ट सीरीज जो आपने बाय करा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि यार मैंने जब उनका देखा ना या मेरा देखा तो मुझे समझ में आया यार ये तो ईजी लगा मुझे, बट मैंने 5-6 दिन के बाद दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करा तो मुझे बड़ा दिक्कत आया यार, मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप फिगर आउट कर पा रहे हो ये रीज़न क्या है उसका? मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि हम लोग ना दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरे पे डिपेंडेंट एज इन ऐसा, मैंने क्वेश्चन किया मुझसे नहीं बना, मैंने ना सोल्यूशन पकड़ लिया, सोल्यूशन से हेल्प लिया, अरे यार ये पॉइंट था, इस पॉइंट से तो यार मुझे सॉल्व हो जाना चाहिए था यार, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलो हो ही गया ये तो, अब किस क्या रह गया। यही सबसे गंदा अप्रोच है। जब तक ये अप्रोच का साथ नहीं छोड़ोगे आपके मार्क्स आने वाले हैं नहीं। चाहे मैं VARC की बात करूं, चाहे DLR की बात करूं, चाहे क्वांट्स की बात करूं, तीनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DLR एंड क्वांट्स में ज़्यादा एप्लीकेबल है कि अगर आप अपने हाथ से खुद से सॉल्विंग नहीं कर रहे हो, किसी और पे डिपेंडेंसी है, चाहे वीडियो देख लो चाहे रिटर्न एक्सप्लेनेशन देख लो, जब तक आप खुद से नहीं बना रहे हो नए क्वेश्चंस को तब तक आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। मॉक में क्वेश्चन ना हो कोई दिक्कत नहीं यार, बाद में एनालिसिस में करो। अगर एनालिसिस के टाइम में आप 90+% ऑफ द क्वेश्चन खुद से कर लेते हो, 1-2 क्वेश्चन बच गए, 4-5 क्वेश्चन बच गए जो आपसे नहीं बने, आपको एक्सप्लेनेशन चेक करना पड़ा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। हो सकता है यार हमें नहीं आता, हो सकता कोई टॉपिक जो है वो अलग बात है, बट अगर 90% ऑफ के आसपास के क्वेश्चन आप खुद से बना लेते हो तो आप उस रास्ते पे हो जिसमें आपके मार्क्स बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मॉक में बहुत जल्दी आपके मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस रास्ते पे हो कि मैं 90% के आसपास क्वेश्चन जो है ना खुद से बनाता हूँ। मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है चाहे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बनाता खुद से हूँ। अगर आप खुद से बना रहे हो ना तो भैया आपका माइंड ट्रेन इस लेवल पे हो रहा है कि नया जब मॉक में दोबारा क्वेश्चन आएगा ना उस टाइप का आप बना लोगे। फायदा है हमें मॉक देने का, फायदा ये है ना कि हमारी सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है। अरिथमेटिक से क्वेश्चन बनेगा, ज्योमेट्री से, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, PNC प्रोबेबिलिटी, DLR के डिफरेंट टॉपिक से बनेगा, DI से बनेंगे, LR से बनेंगे, VARC में डिफरेंट जॉनर के आर्टिकल्स आएंगे। तो हमारा अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही हो रहा है, हमें मॉक से हटना नहीं है। मॉक देना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक दो, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस में जो टाइम लगेगा एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्मल स्टूडेंट एज इन कि आप बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं हो, हाईफाई एज इन ऐसा 95+ परसेंटाइल्स आपको नहीं आ रहे हैं, उससे नीचे नीचे आ रहे हैं,
तो उस केस में आपको पर मॉक जो टाइम लग सकता है वो 4 to 5 आवर्स लग सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए यही वाला जो टाइम है वो 3 to 4 आवर्स भी रह सकता है, और किसी के लिए ये टाइम 2 to 3 आवर्स भी हो सकता है, किसी के लिए टाइम 5 to 6 आवर्स भी हो सकता है। 4 आवर्स के आसपास का टाइम जो है 3 to 5 की रेंज में पकड़ लो, 4 plus minus 1 वो हो सकता है कि इतना टाइम आपको लग जाएगा मॉक एनालिसिस करने में। बट ट्राई करो कि सॉल्व आप अपने आप से करो, किसी की हेल्प अगर लोगे, किसी पे डिपेंडेंसी रखोगे तो भैया आपका स्कोर थोड़ी आएगा। क्या फ़ायदा फिर हमें, हमने इतना पैसा लगाया, हम लोग टाइम भी दे रहे हैं, हम लोग रातें जाग रहे हैं, हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, हम लोग रातें जाकर पढ़ भी रहे हैं, इतना एफर्ट यार अगर लगाना ही है तो अच्छे से लगाओ ना। बहुत लोग क्या करते हैं, या साथ में व्हाट्सएप चल रही है, हम लोग मॉक एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है, शॉर्ट चल रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस रील्स चल रही हैं। नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पे भी जो क्वालिटी कंटेंट है आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी टाइप्स एज वेल। हर रोज स्ट्रेटजी वाला काम मत करना, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपना टाइम जो है वो सेव करके चलो। और दूसरा जो चीज़ है, जो भी ऐसे वाले वीडियोस हैं जिसमें ज्ञान मिल रहा है आपको, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनना भी जरूरी है, बट हम इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे वीडियोस को ट्राई किया करो। 1.5x पे चला के देखा, 1.25x पे चला कर देखा, 1x पे भैया 10 मिनट का वीडियो है, अगर 2x पे आपको समझ में आ रहा है 5 मिनट बचा लोगे ना। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास टाइम सेविंग करना, जो जॉब वाले हैं स्पेशली उनके लिए, जो जॉब में नहीं है फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अलग बात है, बट जो जॉब में है भाई आप इसी तरह से अपना टाइम जो है वो बचाओगे। सुनना भी जरूरी है, मिस भी नहीं कर सकते, और टाइम जो है वो इसमें भी बचाना है, क्योंकि हमें मॉक्स भी तो देना है, जॉब के बाद मॉक देना है, मॉक देना भी इंपॉर्टेंट है, उसको लीव कर नहीं सकते। 4 से 5 घंटा मॉक में जाएगा, जाने वाला है। अगर मार्क्स जो है वो कम बन रहे हैं, अगर मार्क्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रह जाएंगे जो आपने गलत किए होंगे या अनअटेम्प्टेड रखे होंगे, तो आपका टाइम जो है ना ये छोटा होता जाएगा। बट हमें ये टाइम देना है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं, ये टाइम देने से ही अपना इंप्रूवमेंट होना है। अभी भी, आज भी मैं ये बोल सकता हूँ कि यार अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डेडिकेटेड है, प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहा है, ये नहीं कि भाई ठीक है यार कर लिया, वैसा वाला नहीं, प्रॉपरली कर रहा है, मार्क्स चाहे ना आ रहे हो वो अलग बात है, मार्क्स ना आना हो यार वो अलग चीज़ है, वो स्ट्रेटजिकल चेंजेस करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाएगा, वो मार्क्स आ जाएंगे। बट डेडिकेटली अगर लगा है तो वो फोड़ देगा। कैट नहीं बना पाया, वो एनमेट स्नैप निकाल लेगा, एनमेट स्नैप ना बना पाया, जैट निकाल लेगा, एफटी निकाल लेगा, कोई ना कोई एग्जाम वो फोड़ेगा अगर वो डेडिकेटली लगा हुआ है। रिजल्ट मिलेगा, ये कंफर्म है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो भैया मंजिल के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं, अभी प्रोसेस के ऊपर स्टिक रहना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बड़े सपने देखे हैं, उन बड़े सपनों के लिए मुझे एफर्ट लगाना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सपने तो हम लोग भाई बहुत 40 लाख मिलना चाहिए यार, मुझे तो ऑडी गाड़ी चाहिए, मुझे BMW चाहिए, ऐसे सपने मैं देखे बैठा हूँ। मेहनत भैया हमारी बिल्कुल ही साइकिल वाली मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर सपने हैं भाई, चाय का ठेला लगाएंगे, उसमें भी बहुत पैसा है, वो तो भाई जो मेहनत करने वाला बंदा है वो कहीं भी फोड़ लेगा, वो ऐसा नहीं है कि नहीं फोड़ पाएगा। मेहनत इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में कर रहे हो, अगर आप कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, अदरवाइज देखो कोई फायदा नहीं है। कह रहा चीज़ सुन रहा था मैं अभी, एक इंटरव्यू सुन रहा था कोहली साहब का, वो कह रहे हैं कि यार अगर आप कोई भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप बेस्ट बनने का नहीं सोच रहे हो ना, तो फिर यार वो फील्ड में मज़ा नहीं है। आप जो भी करो बेस्ट करने के लिए करो, तो आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत कुछ अचीव भी कर जाओगे इस प्रोसेस में। सो दैट विल बी ऑल, आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स जो वो क्लियर होंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।